हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चेतन कुमार यादव, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखो बच्चों, जो मैटर्स होते हैं उनकी तीन प्रॉपर्टी या तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए। कितने? तीन। क्या क्या? पहला, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। सेकंड, वैकेंट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। एंड थर्ड, काइनेटिक एनर्जी विद द पार्टिकल्स। ये तीन प्रॉपर्टीज या तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर के होते हैं। फर्स्ट वन इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। सेकंड, वैकेंट स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी खाली जगह होती है पार्टिकल्स के बीच। एंड थर्ड वन इज द काइनेटिक एनर्जी विद द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आज हम डिस्कस करेंगे पहली प्रॉपर्टी के बारे में, अट्रैक्शन फोर्स के बारे में। क्लियर है? किसको कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स? जब आप अट्रैक्शन फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि अट्रैक्शन फोर्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स किसे कहेंगे? द फोर्स ड्यू टू दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर टाइड विद ईच अदर स्ट्रांगली। एक फोर्स जिसके कारण मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बाइंड अप होते हैं, टाइड अप होते हैं, बंधे होते हैं। उस फोर्स को बोला जाता है अट्रैक्शन फोर्स। इज दैट क्लियर? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? द फोर्स विच कीप टाइड द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स टुगेदर। पार्टिकल्स को एक साथ जो फोर्स बांध के रखता है उसी को हम बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग, जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या नाम दिया गया है? इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। आगे जहां भी मैं कुछ लिखूंगा इसके लिए शॉर्ट में लिखूंगा ऐसे IAF। इसका पूरा मीनिंग होगा अपने आप में इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अट्रैक्शन फोर्स से रिलेटेड अब जो भी चीजें हैं उन पर डिस्कशन चल रहा है स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले हम बात करेंगे अट्रैक्शन फोर्स के अमाउंट की। द अमाउंट ऑफ इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसका अमाउंट किस चीज पर डिपेंड करता है? अभी इस अट्रैक्शन फोर्स के अलावा जो और दो प्रॉपर्टीज मैंने बताई, वैकेंट स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों पर डिपेंड करता है। आ रही है बात समझ में? एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं मैटर के पार्टिकल्स में। ये पार्टिकल्स है बच्चों, देखो यहां पर ये आपस में अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए हैं। ठीक है? नेचुरली चोक देखा है? चोक को अगर फोड़ लिया जाए, उसको ग्राइंड कर लिया जाए तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। जब वो चोक की फॉर्म में था तो आपको जैसे ये चोक है, मान लो कि आपका चोक है, ठीक है, जिससे मैं बोर्ड पर लिखता हूं वही चोक। इसमें छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स किस चीज से बंधे होते हैं आपस में? ऐसा तो है नहीं कि इनके बीच कोई गम लगाया गया हो, फेविकोल या फेविक्विक लगाई गई हो। नेचुरली हर पार्टिकल्स के बीच अपना अट्रैक्शन फोर्स होता है और वो उसी से आपस में बंधे रहते हैं, टाइड अप रहते हैं। क्लियर है? अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स है डिपेंड किस पर करेगा? पार्टिकल्स जितने नजदीक है, आ रही है बात समझ में? जितने नजदीक है अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा है, जितने दूर है अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम है। यहां ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इस स्ट्रक्चर में और एक नीचे वाली स्ट्रक्चर में, दोनों में आपको क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स कहां पे ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच? तो सीधी बात है ऊपर वाली स्ट्रक्चर में ज्यादा है, क्योंकि पार्टिकल्स नजदीक है। नीचे वाली स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स के बीच जो गैप है, ये गैप दिख रहा है, ये वाला ये गैप है, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है? यानी कि ये जो डॉटेड में मैंने खाली जगह दिखा दी, जिसको मैंने ऐसे ऐसे शेडेड कर दिया, ये स्पेस ज्यादा है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? जो स्पेसेस है, वैकेंट स्पेसेस है, उनका साइज ज्यादा बड़ा होगा अपने आप में, तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। आ रही है बात समझ में? तो अमाउंट ऑफ इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? फर्स्ट थिंग इज, ये डिपेंड करेगा इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वैकेंट स्पेस
वैकेंट स्पेस, सबको समझ में आ रही है जो बात बोल रहा हूं? जो स्पेसेस होते हैं इनका साइज बढ़ेगा तो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा। वैकेंट स्पेस का साइज अगर कम होगा तो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये इसका अमाउंट, अट्रैक्शन फोर्स का अमाउंट किस पर डिपेंड करेगा? वैकेंट स्पेस पर, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट किस पर डिपेंड करेगा? जो दूसरी प्रॉपर्टी है, अनदर प्रॉपर्टीज है काइनेटिक एनर्जी, उस पर, उसका भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये हुआ इन पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी रहती है, जो इस पॉइंट पर जाएंगे तो हम पढ़ेंगे, और ये पार्टिकल्स उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं। आ रही बात समझ में? तो अगर पार्टिकल्स उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से दूर हटेंगे तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है उसका अमाउंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो अमाउंट ऑफ इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज inversely proportional with the size of vacant space and the amount of kinetic energy। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अमाउंट ऑफ इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर किस पर डिपेंड करता है, तो आप जवाब दोगे that should depend upon the size of vacant space and amount of kinetic energy, and both are inversely proportional relationship have with the intermolecular attraction force। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकता हूं? नेक्स्ट, इसके बाद अगर अगला टॉपिक हम डिस्कस करें तो वो टॉपिक है आपका इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये मैटर की किन किन प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, या मैटर की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इस अट्रैक्शन फोर्स से अफेक्टेड रहती है, उस पर डिस्कशन किया जा रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं शेप एंड वॉल्यूम की। क्लियर? आप आगे जाकर जब स्टेट ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे तो आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस वो स्टेट्स पढ़ाई जाएंगी और आपको बताया जाएगा कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप फिक्स होती है, वॉल्यूम डिफिनाइट होता है, शेप डिफिनाइट होती है, लिक्विड में कुछ अलग है, गैस में कुछ अलग है। तो किस चीज पर डिपेंड करती है? इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पर। अगर किसी मैटर का मान लो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच, तो उसकी शेप क्या होगी? फिक्स होगी। वॉल्यूम क्या होगा? डिफिनाइट होगा। शेप भी डिफिनाइट होगी। तो आप कह सकते हो कि जब किसी पार्टिकल्स के, मैटर के पार्टिकल्स के बीच अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बहुत हायर है, बहुत ज्यादा है, तो दे हैव द डिफिनाइट शेप एंड डिफिनाइट और फिक्स वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? और अगर अमाउंट ऑफ इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो आप कह सकते हो कि उसकी शेप डिफिनाइट नहीं होगी, हो सकता है उसका वॉल्यूम भी डिफिनाइट ना हो। इज दैट क्लियर? इस चीज के बारे में हम और ज्यादा डिस्कशन करेंगे कब? जब हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रहे होंगे तब। अभी आपको सिर्फ वो प्रॉपर्टीज थोड़ा सा जो अफेक्टेड रहती है इस अट्रैक्शन फोर्स से उन पर डिस्कशन किया जा रहा है, और इस समय आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। अगर अट्रैक्शन फोर्स का अमाउंट हाई है तो मैटर की जो शेप है वो डिफिनाइट होगी, वॉल्यूम भी डिफिनाइट होगा। अगर अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम है तो शेप और वॉल्यूम हो सकता है डिफिनाइट ना हो। ये ज्यादा डिस्कस करेंगे हम जब स्टेट ऑफ मैटर पर जाएंगे तब। इज दैट क्लियर? अगली प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करते हैं, दैट इज द डेंसिटी ऑफ मैटर। डेंसिटी आप लोगों ने पढ़ रखी है, किस चीज को कहते हैं? क्वांटिटी। एक बार डिफाइन कर रहा हूं डेंसिटी को, क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ एनी मैटर इन देयर यूनिट वॉल्यूम। किसी मैटर के यूनिट वॉल्यूम में उसकी जो क्वांटिटी या अमाउंट होता है, उसका जो वेट या मास होता है, उस चीज को हम बोलते हैं डेंसिटी। और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की। डेंसिटी ऑफ any matter directly proportional with the intermolecular attraction force। अगर पार्टिकल्स के बीच
अट्रैक्शन फोर्स का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा तो इट मींस मैटर की डेंसिटी हाई होगी। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा इट मींस डेंसिटी भी कम होगी। जैसे आप बात करो एक बार थोड़ा सा मेटल की, जो मेटल्स होते हैं, आपने लोहा देखा है, लोहे के बाट भी देखे होंगे, 1 किलोग्राम के, 2 किलोग्राम के, 5 किलोग्राम के, वो बाट भी आपने देखे होंगे। एक वॉल्यूम मेजरिंग करने के लिए एक सिस्टम होता है दूध वालों के पास, ऐसा होता है। मान लो इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, कितना, 1 लीटर, क्लियर। अब मैं आपसे कहूं इसके अंदर आपको 1-1 केजी के बाट जो होते हैं, लोहे के जो बाट होते हैं, वेइंग जो वजन करने में यूज किए जाते हैं, उसको आपको यहाँ पे अरेंज करना है। तो एक बाट ये रख दिया गया, इतना ही साइज होता है लगभग, एक ये रख दिया गया, एक ये रख दिया गया, और आप क्या देखोगे उस 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर कम से कम 5 या 6 किलोग्राम जो है बाट आ जाएंगे, इतना वजन उसके अंदर आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि इसी जो ये आपके सामने 1 लीटर का वॉल्यूम है, इसमें इन बाट की जगह आपको भरना है क्या, कॉटन। कॉटन का मतलब रुई, समझ गए, वो रुई इसके अंदर भर दो, तो आपको क्या लगता है उस रुई का या कॉटन का कितना अमाउंट इसके अंदर आ सकता है, मैक्सिमम 50 ग्राम, 100 ग्राम। आ रही है बात समझ में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कॉटन के पार्टिकल्स हैं उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम है, वीक है, इसलिए उसकी डेंसिटी भी क्या है, कम है। और जो आयरन, जो बाट थे लोहे के, वो मेटल है, उसके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, तो उसकी डेंसिटी भी बहुत हाई है, यानी कि उसका बहुत सारा अमाउंट 1 लीटर वॉल्यूम में आ जाएगा। जबकि कॉटन या रुई की मैं बात करूंगा तो उसका थोड़ा सा ही अमाउंट इस 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर भरा जाएगा। आगे बात समझ में। तो जो डेंसिटी होती है मैटर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के। इज दैट क्लियर। फोर्स बढ़ेगा, मैटर की डेंसिटी बढ़ेगी, फोर्स घटेगा, मैटर की डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज द डक्टिलिटी। डक्टाइलिटी किसको कहते हैं बच्चों, सुना हो सकता है ये वर्ड अभी तक आप लोगों ने पीछे क्लासेस में। किसको कहते हैं डक्टाइलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू दैट it should convert in their thin sheets when any force applied on their surface that are known as the ductility। हिंदी में बता रहा हूं क्या बोला है मैंने बोला मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण मैटर अपनी पतली चद्दरों में, सीट में कन्वर्ट हो जाता है जब उसकी सरफेस पर कोई फोर्स लगाया जाता है या प्रेशर अप्लाई किया जाता है। जैसे बात करो एक बार लोहे के पीस की, लोहे के टुकड़े की। अगर आपके पास कोई लोहे का टुकड़ा है और उसको हैमर से ऐसे पीटा जाए, उस पर हैमरिंग की जाए, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेगा बल्कि ऐसे फैलने लगेगा, फैल के पतली शीट में बदल जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा कि लोहा अपने आप में डक्टाइल है। और अगर किसी पर हम हैमरिंग करें किसी मैटर पर, ठीक है, और वो अपनी सीट्स में बदलने के बजाय छोटे पीसेज में, छोटे टुकड़ों में टूट जाए, तो हम बोलेंगे ये नॉन डक्टाइल मैटर है। जैसे स्टोन या ब्रिक्स पर जब आप हैमरिंग करेंगे, प्रेशर डालेंगे या फोर्स लगाएंगे उसकी सरफेस पे, तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो मैं बोलूंगा इसमें डक्टाइलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज द नॉन डक्टाइल मैटर। ऑन द बिहाफ ऑफ डक्टाइलिटी, matters have 2 categories. First one is the ductile matter, second one is the non-ductile. डक्टाइल किनको कहेंगे, द मैटर विच इज कन्वर्ट इनटू देयर थिन शीट थ्रू द हैमरिंग और थ्रू द फोर्स ऑन देयर सरफेस। और नॉन डक्टाइल किनको कहेंगे, द मैटर विच आर कन्वर्ट इन देयर स्मॉल पीसेस थ्रू द हैमरिंग और थ्रू द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन देयर सरफेस। क्लियर है। तो कहने का मतलब जो डक्टाइलिटी की प्रॉपर्टी है, ये इसको अगर इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू रिलेशनशिप देखे तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों इस फोर्स के। फोर्स जितना ज्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच, अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, मैटर उतना ही ज्यादा डक्टाइल होगा। ये फोर्स जितना कम होगा, मैटर नॉन डक्टाइल होगा। जो स्टोन है, सोइल है, उस मैटर के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, इसलिए वो नॉन डक्टाइल मैटर है। और अगर मैं आयरन
आयरन की बात करूं तो उसके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए वो डक्टाइल मैटर है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज द टेंसाइलनेस। किसको कहते हैं टेंसाइल? ये प्रॉपर्टी TENSILE SIL, टेंसाइल किसको बोलोगे बच्चों? टेंसाइल की प्रॉपर्टी कोई बताएगा मुझे किसको मैं टेंसाइल कह सकता हूं? टेंसाइल की जो प्रॉपर्टी होती है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के। क्लियर है? किसको कहेंगे टेंसाइल? पहले इसको समझते हैं। टेंसाइल का मतलब जैसे अभी हमने मैटर पर जब फोर्स अप्लाई किया तो वो थिन शीट्स में बदल गया, ऐसे ही जब हम किसी मैटर पर फोर्स अप्लाई करें तो वह अपने थिन वायर्स में बदल जाए तो हम बोलेंगे मैटर टेंसाइल है। तो कैसे बोलूंगा, डिफाइन करूंगा इस प्रॉपर्टी को? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू दैट एनी मैटर शुड बी कन्वर्ट इन देयर थिन वायर व्हेन एनी फोर्स और प्रेशर अप्लाइड ऑन देयर सरफेस। क्लियर? ये जो प्रॉपर्टीज में यहां लिख रहा हूं ये आगे हमारा टॉपिक आएगा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तब हम ठीक से पढ़ेंगे। यहां जस्ट एक रिलेशनशिप देखने की कोशिश कर रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स के साथ इन प्रॉपर्टी की। क्लियर है? तो जो टेंसाइल की प्रॉपर्टी होती है बच्चों ये भी अमाउंट ऑफ इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करती है। अट्रैक्शन फोर्स जितना हायर होगा मैटर उतना ही टेंसाइल होगा। अट्रैक्शन फोर्स अगर लो होगा, कम होगा तो मैटर टेंसाइल नहीं होगा। ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ टेंसाइलनेस मैटर है ऑल्सो टू कैटेगरी, वन इज द टेंसाइल एंड सेकेंड वन इज द नॉन टेंसाइल। टेंसाइल है तो उसके वायर बनाए जा सकते हैं जैसे मेटल्स, जैसे आपने एल्यूमिनियम के वायर देखे, आयरन के वायर देखे होंगे, कॉपर के वायर देखे होंगे, ये सारे मेटल्स हैं, ये टेंसाइल होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच हायर अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की या कुछ ऐसे मैटर जैसे मैं बोलूं वुड, मैं बोलूं स्टोन, मैं बोलूं सॉइल, ये सब अपने आप में नॉन टेंसाइल है। इनके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होता है इसलिए इनके थिन वायर नहीं बनाए जा सकते। अगर इन पर फोर्स लगाओगे तो वायर में कन्वर्ट होने के बजाय ये अगेन जैसे डक्टाइल में पढ़ा था छोटे पीसेज में बदल जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो प्रॉपर्टी ऑफ टेंसाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज द रिजिडिटी और हार्डनेस। रिजिडिटी किसको कहा गया बच्चों? रिजिडिटी पहले तो बता दूं ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के। प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी किसको कहा गया? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू दैट मैटर शुड बी प्रोटेस्ट और ऑब्जेक्शन, मेक ए ऑब्जेक्शन to the change in their shape when any force applied on it। क्या बोला मैंने? जब मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण मैटर अपनी शेप में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है जब उस पर कोई फोर्स लगाया जाता है। यानी जैसे ये मार्कर है मेरे हाथ में, मैं इसको ऐसे मोड़ना चाहूं, बैंड करना चाहूं तो ये नहीं मुड़ेगा, तो मैं बोलूंगा ये रिज्ड है अपने आप में। और अगर ये इजी वे में मुड़ जाए, ये फोल्ड हो जाए या बैंड हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर को मैं जैसे चाहूं फोल्ड कर सकता हूं, ऐसे बेंड कर सकता हूं, तो मैं बोलूंगा ये रिज्ड नहीं है। आगे बात समझ में? जो रिजिडिटी की प्रॉपर्टी होती है ये भी अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करती है। पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा मैटर उतना ही ज्यादा रिज्ड होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो जो मैटर होगा वो रिज्ड या हार्ड नहीं होगा, वो अपने आप में फ्लेक्सिबल होगा। जो अगली प्रॉपर्टी है हम पढ़ेंगे अभी इसी रिजिडिटी के बाद, फ्लेक्सिबिलिटी, वो अगली प्रॉपर्टी है। और ये बात समझ में क्लियर है? रिजिडिटी, तो रिजिडिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अट्रैक्शन फोर्स के अमाउंट के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है ये जस्ट अपोजिट होती है बच्चों किससे? रिजिडिटी से। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किससे? इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से। किसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू दैट any matter should be easily change their shape when any force applied on their surface।
मैटर की सरफेस पर जब कोई फोर्स लगाया जाए तो इजीली उसकी शेप चेंज हो जाए। अगेन वही एग्जांपल, ये न्यूज़पेपर, ये इजीली अपनी शेप को बदल लेता है जब इस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो मैं बोलूंगा ये फ्लेक्सिबल है, अपने आप में सॉफ्ट है। आ गई बात समझ में? तो प्रॉपर्टी ऑफ जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के। फोर्स पार्टिकल्स के बीच जितना कम होगा, जितना वीक होगा, मैटर उतना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। अगर अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स हाई होगा तो मैटर फ्लेक्सिबल नहीं होगा बल्कि रिजिड हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडनेस एंड फ्लेक्सिबल दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंप्रेसिबिलिटी। ऊपर से इरेज कर देता हूं थोड़ा। प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, उम्मीद करता हूं ये वर्ड आपने सुन रखा है। कंप्रेसिबिलिटी किसको बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी बता सकते हो? कंप्रेसिबिलिटी, ठीक, डिफाइन कर रहा हूं कंप्रेसिबिलिटी को। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू दैट द पार्टिकल्स ऑफ इट्स इजीली कंप्रेस्ड, आसानी से कंप्रेस हो जाए, तो उस प्रॉपर्टी को बोला जाएगा कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर है? यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल से समझो, ये मैटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और इन पर ऐसे इस साइड से फोर्स लगाया जाए या प्रेशर डाला जाए, समझ गए? ऐसे इनको दबाया जाए या इधर से दबाया जाए, तो क्या होगा? ये पार्टिकल्स ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगे, तो मैं बोलूंगा इन पार्टिकल्स को कंप्रेस्ड कर दिया गया है। इसी प्रॉपर्टी को कंप्रेसिबिलिटी कहा गया है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी की कब हाई होगी? जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होंगे तभी तो कंप्रेस हो पाएंगे। अगर पहले से ही पार्टिकल ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में है तो फिर उनको कहां से कंप्रेस कर पाओगे? इज दैट क्लियर? तो यहां पर पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या है? हाई, इसलिए ऑलरेडी पास पास है, बिल्कुल क्लोज्ड है। लेकिन यहां अट्रैक्शन फोर्स क्या है? बिल्कुल कम है, जिससे पार्टिकल से दूर दूर और ये इजीली कंप्रेस्ड हो सकते हैं। इट मींस क्या हुआ? जो कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के। जब अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, यहां पे देखो, हाई होगा तो ऑलरेडी पार्टिकल्स एक दूसरे के पास होंगे और आप और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, जैसे सॉलिड के केस में। अगर मैं गैस की बात करूं, ये गैस पार्टिकल्स की सिचुएशन है जिसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं और इन पे अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच बहुत कम होता है, तो ये इजीली कंप्रेस्ड हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी have the relationship with the intermolecular attraction force as the inversely proportional। attraction force high होगा, compressibility low होगी, attraction force low होगा, compressibility बढ़ जाएगी, increase होगी। is that clear? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं, that is the property of flow। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो किसको कहते हैं? फ्लो की प्रॉपर्टी बता सकते हो? पढ़ी होगी आपने कहीं ना कहीं पीछे छोटी क्लासेस में, साइंस की जो बुक है उसमें कहीं ना कहीं इसका जिक्र आया होगा, और वैसे भी आप जानते होंगे इस चीज के बारे में। फ्लो किसको बोला गया? फ्लो, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो डिफाइन कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर शुड बी मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या बोला मैंने? मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण मैटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से, यानी अपनी अधिक मात्रा से, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ यानी कम मात्रा की तरफ फ्लो करता है। फ्लो नहीं करता, बोलेंगे कि बहता, वो मूव करता है। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है? उस प्रॉपर्टी को क्या बोला गया है? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। इज दैट क्लियर? जैसे आपने जो टंकी होती है, आपके पानी का जो टैंक होता है, उसमें टैप लगा होता है, नल लगा होता है, आप खोलते हो, वाटर उस नल में से बाहर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि टैंक के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है, कंसंट्रेशन या उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, बाहर है कम, तो वो फ्लो करके बाहर आ जाता है। ऐसे ही अगर कोई गैस सिलेंडर जब लीक हो जाता है तो गैस उसमें से निकल के सिलेंडर में से बाहर एनवायरमेंट में फैलने लगती है, फ्लो करने लगती है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर में उसकी कंसंट्रेशन या क्वांटिटी ज्यादा है और बाहर उसकी क्वांटिटी या कंसंट्रेशन लो है, कम है। तो कहने का मतलब, अब सोचो कि ये प्रॉपर्टी
इस इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से क्या रिलेशनशिप रखती होगी? सेम बच्चों, इनवर्सली रिलेशनशिप रखेगी। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा पार्टिकल्स के बीच तो वो इजीली फ्लो करते हुए दूर दूर चले जाएंगे, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, पार्टिकल एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बंधे होंगे तो वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगे। सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, और गैस जो होते हैं वो बहुत इजीली फ्लो कर सकती हैं। उसका रीजन यही होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, लिक्विड में उससे कम है, और गैस में सबसे कम है। इज दैट क्लियर? और आखिरी प्रॉपर्टी है इसकी जिस पर हमें डिस्कशन करना है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। किसको कहते हैं डिफ्यूजन? समझो, समझा रहा हूं। प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन किसको कहा गया है? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू दैट मैटर शुड बी डिसॉल्व इजीली इन अनदर मैटर और अलाउ अनदर मैटर्स टू डिसॉल्व इनसाइड इट्स। यानी जब कोई मैटर खुद किसी दूसरे मैटर में इजीली डिसॉल्व हो सके या किसी दूसरे मैटर को अपने अंदर इजीली डिसॉल्व कर सके तो उस प्रॉपर्टी को कहा गया है डिफ्यूजन। इज दैट क्लियर? आप लोग मान लो कि मेरे हाथ में क्या है, ये पेपर है, वही न्यूज़पेपर, मैं इस पर मिट्टी डालूं, एक ऐसे मिट्टी लेके हाथ में और इस पेपर के ऊपर ऐसे डालूं, आपको क्या लगता है वो पेपर में से पार नीचे निकल जाएगी? नहीं निकल पाएगी। लेकिन या मैं यूं कहूं कि ये पेपर ना होकर के मेरे पास कोई लकड़ी का बॉक्स होता, जैसे ये बॉक्स है लकड़ी का, ऊपर से बिल्कुल पैक है मेरे पास जो बॉक्स है ये, ठीक है, ये देख सकते हो ये बॉक्स, इस बॉक्स पर मैं ऐसे लकड़ी पे ऐसे वो डालूं, क्या बोलते हैं अपना, मिट्टी, तो क्या वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मेरे हाथ में यही चीज बॉक्स की जगह क्या होती, एक ग्लास में वाटर होता और मैं उस वाटर के अंदर मिट्टी डालता तो क्या होता, वो वाटर के अंदर इंसर्ट हो जाती, इजीली इंसर्ट हो जाती, उसमें डिसॉल्व हो जाती। ऐसे ही अगर एयर जो होती है हवा, उसके अंदर आप बाइक चलाते हो, बाइसिकल चलाते हो, इजीली उस हवा के अंदर इंसर्ट होते हो, उसे काटते हुए आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। तो ये ऐसा किसकी वजह से हो रहा है? डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी की वजह से। आप हवा को इजीली काट देते हो, उसके अंदर इंसर्ट हो जाते हो, वाटर स्विमिंग पूल में जंप करते हो तो वाटर को जो होता है उसकी सरफेस को भी कट करते हुए और आप उसके अंदर इंसर्ट हो जाते हो। लेकिन अगर स्विमिंग पूल हो खाली और उसमें नीचे उसकी फ्लोर दिख रही हो और आप कर जाओ जंप, तो क्या होगा? जाकर फर्श पे गिरोगे, अपने हाथ गोडे तुड़वा लोगे, हड्डियां तुड़वा लोगे, तो होगा क्या? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं है, लिक्विड में है और गैस में सबसे ज्यादा है। आ गई बात समझ में? किस पर डिपेंड कर रही है? इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पर, और इनवर्सली रिलेशनशिप रखती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच। अट्रैक्शन फोर्स हाई होगा, डिफ्यूजन बिल्कुल लो होगा, और अगर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, लोअर होगा, लोवेस्ट होगा, तो डिफ्यूजन हाई मिलेगा। आगे बात समझ में? इन प्रॉपर्टीज पर हम आगे और भी डिस्कशन करेंगे जब हम पहुंचेंगे टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पर, तब ठीक से डिस्कशन करेंगे। अभी यहां पर सिर्फ एक रिलेशनशिप देखना था इस अट्रैक्शन फोर्स के। आगे बढ़ते हैं। ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बच्चों, ये किस फैक्टर से अफेक्ट होता है? इस अट्रैक्शन फोर्स की बात करें, यानी जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, इसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? ठीक है, तो दो फैक्टर है बच्चों जो इसको अफेक्ट करते हैं, पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। इज दैट क्लियर? ये जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, समझाएंगे अभी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, अगर मैटर पर प्रेशर बढ़ाया जाए, जैसे ये पार्टिकल्स हैं, ये रहे देखो, ये पार्टिकल है, इन पर अगर प्रेशर बढ़ाया जाए ऐसे इस साइड से या ऊपर की साइड से, इस साइड से, कहीं से भी यूं दबाया जाए, यूं कंप्रेस किया जाए, तो ये आएंगे नजदीक। नजदीक आने का मतलब क्या होगा? इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा? इंक्रीज। तो प्रेशर बढ़ेगा तो अपने आप में अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो अट्रैक्शन फोर्स भी घटेगा। तो ये इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड प्रेशर पर। आ गई बात समझ में?
और इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। आपने आइस देखी है, आइस जो होती है उसमें पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ऐसे इसको आप टेम्परेचर दे दो, गर्म कर दो, हीट दे दो, तो क्या होगा, ये ऐसे दूर दूर हो जाएंगे, यानी अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा इनके बीच कम। इसको और ज्यादा हीट दे दो, ये और ज्यादा दूर हो जाएंगे, वेपर या गैस फॉर्म में चले जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर का। ये दो फैक्टर है, प्रेशर और टेम्परेचर, जो अफेक्ट करते हैं किसको? इस अट्रैक्शन फोर्स को। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। इस में जो आपका नेक्स्ट अट्रैक्शन फोर्स के साथ हमें डिस्कशन करना वो ये कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स होती है उनमें अट्रैक्शन फोर्स का अमाउंट कैसे होता है। तो बच्चों जो सॉलिड्स होते हैं उनमें ये इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स उसके पार्टिकल्स के बीच सबसे ज्यादा होता है, किसमें? सॉलिड में। ठीक है, डिस्कशन कर रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स एंड द स्टेट ऑफ मैटर। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें सबसे हायर होता है ये अट्रैक्शन फोर्स, लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? और लास्ट टॉपिक इससे रिलेटेड कि ये अट्रैक्शन फोर्स पुकार रहे हैं, लेकिन क्या इस अट्रैक्शन फोर्स के कुछ नाम भी है? हाँ बच्चों, इनके नाम भी है। डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स में, कल की क्लासेज में आपने पढ़ा था, पार्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स है वो एटम हो सकते हैं, वो आयन हो सकते हैं, वो मोलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स हैं, उनमें डिफरेंट टाइप का अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। जैसे मैं कुछ नाम लिख रहा हूं यहां पर, इस पर गौर करो एक बार। लंदन फोर्स, या फिर कह सकते हो डिस्पर्सन फोर्स, दोनों ही नाम है इसके लिए। लंदन फोर्स भी बोलते हैं, डिस्पर्सन, लंदन एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको ढूंढा था, डिस्कवर किया था, उसके नाम के बिहार पर ये रखा गया लंदन फोर्स। इसके बाद एक होता है वांडरवाल्स अट्रैक्शन फोर्स। समझ में आ रही है बात? ये नाम है सब, वांडरवाल भी साइंटिस्ट ही है, ये तीनों अलग अलग है। वांडरवाल, ये तीन अलग वर्ड है, तीन अलग साइंटिस्ट नहीं, साइंटिस्ट एक ही है, नाम इस स्टाइल से लिखा गया, वान, फिर एक वर्ड है डर, और फिर एक वाल्स। क्लियर है? ये वांडरवाल साइंटिस्ट था, उसने अट्रैक्शन फोर्स ढूंढ के दिया था। एक अट्रैक्शन फोर्स होता है बच्चों डाइपोल इंड्यूस्ड अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर? एक अट्रैक्शन फोर्स होता है डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर? एक अट्रैक्शन फोर्स होता है बच्चों हाइड्रोजन अट्रैक्शन फोर्स। आगे पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में, टेंशन मत लो। ठीक है? और एक आखिरी बता रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर है? क्या क्या नाम लिख दिए देखो, लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, हाइड्रोजन अट्रैक्शन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। आपने पढ़ा है कि मैटर में तीन टाइप के कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। इज दैट क्लियर? तो सुनना ध्यान से, क्या बोलूंगा। जिनमें एटम पार्टिकल होंगे, कॉन्स्टिट्यूंट या बेसिक या स्ट्रक्चरल पार्टिकल होंगे, उनमें लंदन फोर्स पाया जाएगा, जो सबसे ऊपर लिख दिया गया है। इज दैट क्लियर? नाउ वांडरवाल, डाइपोल इंड्यूस्ड, डाइपोल और हाइड्रोजन अट्रैक्शन फोर्स, ये चारों अट्रैक्शन फोर्स उन मैटर्स में पाए जाएंगे जिनमें कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल हो मॉलिक्यूल्स। समझ गए? और लास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स पाए जाएंगे उन मैटर्स में जिनके कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स हो आयंस। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अब बात ये आती है कि जो मॉलिक्यूल्स वाले उसमें इतने ज्यादा क्यों? इसलिए बच्चों की आगे जाकर के जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, कभी बड़ी क्लासेस में जाकर साइंस लोगे और केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो आपको बताया जाएगा कि अरेंजमेंट ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होता है वो डिफरेंट टाइप के मैटर्स में, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स में अलग अलग तरीके से होता है। तो कहीं पे वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स होगा, कहीं पे डाइपोल इंड्यूस्ड, कहीं पे डाइपोल, कहीं पे हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर?
तो ये जो मैंने नाम लिख दिए हैं, ये दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स which are present between the constituent particle of matter। तो ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी या पहला कैरेक्टर ऑफ मैटर, अट्रैक्शन फोर्स, जो खत्म होता है। क्लियर है? आपका जो नेक्स्ट है वैकेंट स्पेस और काइनेटिक एनर्जी, उस पर डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू।